पर सुश्री गांगुली नमस्ते। सर्वप्रथम आग्रह करूंगा मंचासीन ज्ञान दूतों से कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलन कर इस गौरवशाली क्षण के लिए मां सरस्वती को धन्यवाद करें। आप सभी से आग्रह है कि करतल ध्वनि से मां सरस्वती की आराधना करें। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करने वाली सुश्री जागृति अवस्थी जी, जिन्होंने यूपीएससी में पूरे भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है सिविल सेवा परीक्षा में, तो विद्यार्थियों की ओर से उनका स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री नीतिशा सिंह को। करतल ध्वनि से सभी विद्यार्थी उनका स्वागत करें। तो ऐसे ही एक खास व्यक्तित्व जिन्होंने सफलता के चरम शिखर को प्राप्त किया, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त सुश्री जागृति अवस्थी जी, आप उन्हें माइक्रोफोन पर आमंत्रित करें। आमंत्रित आपको करना है। नमस्कार, रिस्पेक्टेड जोशी सर, डायरेक्टर सर, एलन सर, Vineet, teachers of Kautilya, and the stars of today, you all, जो आप लोग यहाँ आए हैं सुनने के लिए। तो देखिए, ये जो जर्नी है उसकी मैं बात करूँ, बहुत टिपिकल नहीं रही मेरे लिए। मैंने पहले 12th किया, भोपाल से किया। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया भोपाल से, मैनेट भोपाल की पढ़ी हुई हूँ मैं। उसके बाद चूँकि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक कंसर्न रहता है कि जॉब कर लें, कुछ सेविंग्स हो जाएं, एक सिक्योर हो जाएं, फिर करेंगे तैयारी। और इतना सिविल सर्विसेज का प्लान नहीं था डिटेल। और मुझे लगता है यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्ट सिविल सर्विसेज पे नहीं आए हैं। कोई ऐसा है जो डायरेक्ट ना आया हो? एक यस ही बोल दीजिए। हाँ, होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें ये बचपन में ही हो जाए कि स्कूल में तैयारी शुरू कर दी। हमें जब लगने लगे कि हाँ अब हमें यही करना है, हम अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। तो 2 साल मैंने नौकरी की। 2017 से जुलाई 2019 तक BHEL भोपाल में मैं इंजीनियर रही। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। और यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी अभी तक की जर्नी में एकेडमिकली सीखा था, कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की है। मैंने एक एग्ज़ाम होता है गेट करके इंजीनियर्स के लिए, उसमें मेरी 51 रैंक थी। 2017 में ही मैंने फाइनल ईयर में दिया था। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब कि इन चीज़ों में जो मैंने एकेडमिकली पढ़ा वो ज़्यादा काम नहीं आता कि आप कौन से कॉलेज से हैं, आपने कौन सी परीक्षा निकाली है या नहीं निकाली है। काम क्या आता है, आपके पढ़ने का आपने क्या तरीका डेवलप किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे सफलता हासिल हुई है, उसका रीज़न ये है कि मुझे एग्ज़ाम्स की समझ है। एग्ज़ाम कौन सा है वो अलग बात होती है, एक बेसिक अप्रोच हमेशा सिमिलर रहती है। तो मैं वही शेयर करना चाहती हूँ आज आप लोगों से। मुझे बताया गया कि आप लोगों ने वेट किया, थोड़ा सा लेट भी हो गया हम लोगों के कारण। एंड आई मेक श्योर कि आप यहाँ से जब जाएँ तो कुछ ले करके जाएँ। और यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी कि पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रह सकता है घर पे। तो एग्ज़ाम कोई सा भी हो, MPPSC हो, UPSC हो, JEE हो, GRF एंड नीट, कुछ भी हो, सबसे ज़रूरत जो पहली मैं महसूस करती हूँ वो ये समझना होता है कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है। मेहनत तो करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। मतलब वो एक होता है ना कि जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती तो डालनी ही है। तो बस वैसा ही है कि मेहनत के अलावा तो चाहे जीवन में किसी भी तरह की परीक्षा हो, एकेडमिक हो या व्यवहारिक भी हो, तो भी एग्ज़ाम की समझ कैसे आए। जो कि यहाँ सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स हैं तो उसी हिसाब से बात करूँगी। सिलेबस बताता है कि एग्ज़ाम चाहता क्या है। अब सिलेबस समझें कैसे।
मतलब अगर आप लोग यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे या एमपीपीएससी का सिलेबस देखेंगे, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में होता है, पढ़ सकते हैं, 4 बार पढ़ सकते हैं, समझ नहीं आता, मतलब मुझे तो नहीं आया था। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं बीएचईएल में नौकरी करती थी। मैंने जनवरी 2019 से पढ़ना शुरू किया था जॉब के साथ, और जून 2019 में मेरा प्रीलिम्स था, 2 जून, और नहीं हुआ। तो मुझे ये पता है कि क्या काम किया क्या नहीं किया, और जब दूसरी बार नौकरी छोड़ के जब तैयारी की तो सारी कमियों को मैंने दूर किया। उसमें से एक कमी थी ये नहीं समझ में आना कि सिलेबस है क्या। मुझे लगता है डेफिनेटली आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें सिलेबस पढ़ने के बाद भी समझने में दिक्कत होगी। उसके लिए क्या करना है, सिलेबस में पॉइंटर्स होते हैं, बुलेटेड पॉइंट्स में सिलेबस मिलता है, उसको एक एक पेज पे प्रिंट करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लीजिए, वो वेबसाइट पे मिल जाते हैं, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आई एम श्योर एमपीपीएससी की वेबसाइट पे भी मिलते होंगे, और नहीं मिलते हैं तो वो मार्केट में या ऑनलाइन मिल ही जाता है। टॉपिक वाइज उसको देखिए। जैसे यूपीएससी में एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इंडियन आर्ट तो बहुत बड़ा है, हर शहर में कोई ना कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं। क्या पढ़ना है कौन बताएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस का हर टॉपिक देखिए, उस टॉपिक में पिछले सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको देखिए। अगर आपको समझने में भाषा का कुछ तकलीफ है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है आजकल, शायद क्षेत्रीय भाषा में भी आता हो तो मुझे मालूम नहीं है। समझ लीजिए क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज में कितना टाइम लगेगा? मुझे 1 महीना लग गया था, और वो जो मैंने मेहनत की 1 महीने की, ऐसी समझ डेवलप हो गई एग्जाम की कि फिर ये नहीं सोचना पड़ता था कौन सी किताब पढ़ें, ये पढ़ें कि वो ना पढ़ें, सब समझ में आने लगा खुद से ही। वो आप ज़रूर करिए, ये आपको कोई नहीं बता सकता, और कोई बता भी देगा ना तो वो क्लैरिटी नहीं आएगी। जब खुद जूझते हैं ना, हम प्रीलिम्स का पेपर निकाला, वो समझा एमसीक्यू को कि अच्छा बुद्धिज्म से बार बार आता है, जैनिज्म से बार बार क्वेश्चन आता है, डिटेल में आता है, मिडिवल से ये वॉर का नहीं पूछते, राजाओं के बारे में नहीं पूछते, ये सब चीज़ें आपको खुद करनी होंगी। एक बार ये कर लीजिए, टाइम लगेगा और टाइम लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क का एक कंपोनेंट तो हार्ड वर्क है, दूसरा कंपोनेंट है ये स्ट्रैटेजी। ये करने के बाद एक तो आपके पास क्वेश्चन बैंक भी हो गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, कि जब भी कोई टॉपिक किया जा करके उसको देख लिया। अब सिलेबस समझ चुके हैं, बुक लिस्ट पे आ जाएं। तो विनीत ने जैसे बोला कि हम वैसे क्वेश्चन आंसर्स में लेंगे, मगर मैं एक ब्रॉड बुक लिस्ट बता देती हूँ। तो देखिए, मैं यूपीएससी के हिसाब से बता रही हूँ, बेसिक तो सेम रहता है, बाकी आपके टीचर्स हैं वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि आपको किस परीक्षा में किस तरीके की बुक लिस्ट लेनी है। मैं बिल्कुल ब्रॉड आउटलाइन लूँगी, और अगर कुछ रह जाएगा तो क्वेश्चन आंसर्स में देख लेंगे। हिस्ट्री के लिए 3 तरह की हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। अगर आपको हिंदी मीडियम से है तो आप हिंदी मीडियम की स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है, शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट तो नहीं पर ठीक है, अच्छा दिया हुआ है। और 11th-12th के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी। आप दूसरी कोई भी पढ़ सकते हैं, वो तो ये था ना कि हम भी सुनते ही तो हैं दूसरों से, दूसरों ने कहा और मुझे वो ठीक लगी, आप पढ़ सकते हो उसको। फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, उसमें पीछे 5 पेज की ग्लॉसरी है, और बीच बीच में बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लिखा है उन्होंने, उसको बस मैंने पढ़ लिया। तो टोटल 20 से 25 पेज ही हुए होंगे। और अब पढ़ने बैठेंगे तो ये नहीं कि कौन से मॉन्यूमेंट में किस तरह की डिज़ाइन है, किसने डिज़ाइन किया था, पर फिर समझें कैसे कि क्या पढ़ना है। जो पहले किया है ना सिलेबस पूरा एनालाइज, जब आप 10 साल के पेपर एनालाइज कर लोगे ना तो आप समझने लगोगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए बोल रही हूँ कि खुद करिए, किसी पे अगर चाहे तो फ्रेंड्स बैठ करके ग्रुप में कर लीजिए। अब ये हो गया हिस्ट्री। मिडिवल के लिए भी वो 11th वाली जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक है वो हो जाता है, उसमें से आप कर लीजिए। ये प्रीलिम्स में तो ठीक है, फैक्चुअल है। मेंस के लिए थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच लगता है, उसके लिए आपको वही फिर मेंस के क्वेश्चंस आप देखो, उस डायरेक्शन में सोचो, तो वो डेवलप आपको खुद करना पड़ेगा। मैं मेंस में बाद में आऊँगी, बुक लिस्ट बता देती हूँ। हिस्ट्री हो गया। पॉलिटी के लिए तो मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत। साथ में न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट ना केसेस आते हैं,
कि भाई सुप्रीम कोर्ट फलाने केस के बारे में ये कहता है, उस केस में उसने ये बोला। उससे क्या होगा, जब आप आंसर राइटिंग करने जाएंगे ना और आपको कोई पॉइंट लिखना होगा, जैसे एथिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि, या पॉलिटी में कहीं पे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक रोड ब्लॉक है और लोगों को हटाना है, क्या करोगे, या कुछ भी, तो आप एक कोट कर दो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है CPIM वर्सेस भरत कुमार केस में कि एक ऐसी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती है जहां आप दूसरों की फंडामेंटल राइट को वायलेट करें। आप जब किसी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं या जिससे लोगों का फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अफेक्ट होता है, तो अभी रिसेंटली शायद सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ फिर से कही। कभी भी कोई क्वेश्चन टैकल करना हो, सुप्रीम कोर्ट के केसेस लिख करके आप बहुत आसानी से वहाँ पे एक वैलिड पॉइंट दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात फाइनल है इस देश में। तो बिल्कुल आप उनको कोट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए। अब केस को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बैठ करके पूरी हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए, किसने क्या किया, नहीं। ऑब्जर्वेशन मोटा मोटा क्या है, जैसे कि कभी कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर के आया था कि इवन जो लिव इन रिलेशनशिप में भी जो महिलाएं हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो एक्ट है उसमें के प्रोटेक्शन में उनको देना चाहिए। भाई इस तरीके की चीज़ें आप, ये NDA में महिलाओं को बैठने देना चाहिए, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई, सुप्रीम कोर्ट के केसेस से। तो पॉलिटी में ये दो चीज़ें, और कंपाइलेशन भी मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के आपको, उसमें से आप निकाल सकते हो। आई एम श्योर कि यहाँ पे भी मिलते होंगे, उसमें से भी ये, क्योंकि वो कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस कवर किए जाते हैं। ये हो गई बात पॉलिटी की। पॉलिटी के बाद अब ज्योग्राफी के लिए देखिए 11th और 12th की NCERT 2+2 4 हैं टोटल, मोर देन इनफ हैं, लेकिन उसमें आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस करनी पड़ेगी। कंसेप्चुअल है तो कईयों का नहीं होगा भाई ज्योग्राफी का बैकग्राउंड, या 10th में हमें कुछ याद नहीं होता है। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। सपोज आप साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा तो लिख दीजिए ट्रॉपिकल साइक्लोन मैकेनिज्म UPSC। जो भी वीडियो आएगा उसमें से जो आपको ऐसा लगे कि थोड़ा इंटरैक्टिव सा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, उसको देख लीजिए, देखिए, समझिए, और फिर जब पढ़ने की बारी आए तो NCERT से पढ़िए। NCERT को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नोट्स मैं बनाने से थोड़ा बचती थी, क्योंकि अल्टीमेटली वो आप हाईलाइट करोगे, फिर जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसको आप लिख लोगे, तो इससे अच्छा हाईलाइट करो फिर उसी को पढ़ लो। नोट्स मेकिंग पे भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से नोट बनाइए। ये ज्योग्राफी की बात हो गई। ज्योग्राफी में मैपिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप एटलस ले सकते हैं, कोई सा भी, मैंने ऑक्सफर्ड का लिया था। एनवायरनमेंट में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप कवर कर लीजिए। 11th की केमिस्ट्री की NCERT में 2 चैप्टर हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 में, और बायोलॉजी क्लास 12th में 4 चैप्टर्स हैं। वहाँ से कंसेप्ट पढ़िए और फिर करंट अफेयर्स पे आ जाइए। जो भी चीज़ें न्यूज़ में हैं, मतलब इंडिया रेटिफाइड किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज़ किगाली अमेंडमेंट, व्हाट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हैज़ इंडिया रेटिफाइड, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या सोर्सेस हैं, कॉजेज़ क्या हैं, मतलब उसको होलिस्टिकली कवर करते जाइए। आप फॉरेस्ट के बारे में, जैसे एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, उसमें ये देखिए कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताया गया है, जा करके NCERT से टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे करेंगे ना तो रिवीजन भी होगा, सिलेबस होलिस्टिकली कंप्लीट होगा। साइंस एंड टेक के लिए तो देखिए, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, क्योंकि इंजीनियर्स तो बहुसंख्यक होते हैं इस कम्युनिटी में, तो यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो उतनी तकलीफ नहीं होगी, करंट अफेयर्स से काम चल जाएगा। यदि आप नॉन इंजीनियरिंग के हैं तो कुछ नहीं करना है, बेसिक साइंस सिर्फ समझनी होती है। करंट अफेयर्स में देखिए, इसरो का कोई मिशन है, अब वो बोल रहे हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। व्हाट इज़ जियो सिंक्रोनस, व्हाट इज़ सैटेलाइट, व्हाट इज़ द लॉन्च व्हीकल जिस पे वो बैठ करके जा रहा है, ये किस लिए जियो सिंक्रोनस यूज़ होती है, जियो स्टेशनरी किस लिए यूज़ होती है। ऐसे क्यूरियोसिटी के साथ डेवलप करेंगे तो हो जाएगा। कंसेप्ट समझने के लिए वही सबसे अच्छा है, यूट्यूब पे जाइए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट UPSC, कोई ना कोई वीडियो आपको बता देगा कि क्या है। और मैं क्या भूल रही हूँ, कोई सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस, थोड़ा सा बैकग्राउंड लगता है, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, दोनों को, मतलब करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मेरी समझ है, इसमें भी आपको करंट अफेयर्स जो आपको यहाँ से कंपाइलेशन, सर यहाँ पे कंपाइलेशंस देते हैं हम करंट अफेयर्स के, हाँ, तो आपको जो करंट अफेयर्स के यहाँ पे कंपाइलेशंस मिलते होंगे ना, तो उससे आपका काम हो जाएगा। उसमें न्यूज़ होती है, न्यूज़ के थोड़ा बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, और नहीं पढ़नी कोई कंपाइलेशन
तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, किसी भी कंट्री पे जाके क्लिक करिए, वो थोड़ा बैकग्राउंड बता देंगे, अभी क्या चल रहा है वो बता देंगे, जो अच्छा लगे। कोई सब्जेक्ट जो छूट रहा हो, इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की NCERT इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो एक बहुत अच्छा आपको प्रारूप दे देती है। और साथ ही जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ से कंसेप्ट उठाइए, रेपो रेट क्या है, कम ज़्यादा होता है तो कैसे होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, कंसेप्ट समझिए। वो ज़्यादा रटना या ये ग्राफ वगैरह न्यूमेरिकल ये सब कुछ नहीं पूछा जाता, कंसेप्ट जो ईजिली समझ में आते हैं। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आप समझ लेंगे। और यूट्यूब पे जा कर के फिर वही नहीं समझ में आ रहा है तो सर्च करो, समझ लो, सीख लो। करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक सर्वे की समरी, मैं तो समरी पढ़ती थी, PIB पे भी आती है, और शायद जो बजट वाला वो वेबसाइट है वहाँ पे भी वो कुछ डालते हैं, हाइलाइट्स या सेलिएंट फीचर्स ऐसा कुछ करके, जो भी वो देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ने बैठेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये एक ब्रॉड बुक लिस्ट हो गई, और कुछ तो नहीं छूट रहा, छूट भी रहा हो तो आप क्वेश्चन सेशन में कर लेंगे।